अब एक साथ तीनों पुलिस वालों ने तीन तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग भी उन बदमाशों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन जिस रफ्तार से पुलिस वाले गोलियां बरसा रहे थे, उस रफ्तार से उन बदमाशों की तरफ से जवाबी फायरिंग नहीं आ रही थी। विक्रम और निधि मूक दर्शक की भांति अपने अपने हाथों में अपनी पिस्टल पकड़े हुए गोलीबारी को देख रहे थे। तभी ऐसा दिगंबर भाटी की गोली लगने से एक बदमाश ऊपर छत से नीचे आकर गिरा। उसके नीचे गिरते ही निधि ने अपनी पिस्टल उस बदमाश के सिर पर लगा दी। निधि ने खुद को अभी भी दीवार के साथ ही सटा रखा था। निधि ने चेतावनी भरे लहजे में बोला, जितने भी लोग अंदर बाकी बचे हुए हैं, चुपचाप सरेंडर करके बाहर आ जाओ, वरना तुम सभी की यही हालत होगी जो तुम्हारे इन दोनों साथियों की हुई है। भाटी साहब ने अब कहा, तुम लोग चारों तरफ से हमारी पिस्टल के निशाने पर हो। थोड़ी देर में और भी पुलिस फोर्स यहाँ पहुँचने वाली है। इससे पहले कि तुम सभी कुत्तों की मौत मारे जाओ, अपने हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। तभी पता नहीं किस दिशा से गोली चली और भाटी साहब के कान के बिल्कुल करीब से उनके कान को सुन्न करती हुई चली गई। गोली चलने से साफ था कि पुलिस की चेतावनी का उन बदमाशों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी विक्रम ने एक दुस्साहस किया और पेड़ के पीछे से निकलकर दौड़कर सीधा निधि के बगल में आकर खड़ा हो गया। अगर पता होता कि क्राइम रिपोर्टिंग में इस तरह से गोलियों का भी सामना करना पड़ता तो कभी भूलकर भी क्राइम की बीट नहीं लेता। बेटा, ये समय कच्चे में मूतने का नहीं है, बल्कि हाथ में ये जो लोहे की आग उगलने वाली पिस्टल पकड़ी हुई है ना, उससे भौकाल दिखाने का है, भौकाल। मैं दीवार के साथ चिपके हुए अंदर घुसने की कोशिश करती हूँ, तुम मुझे फॉलो करना। विक्रम ने खिन्न स्वर में कहा, अरे तुम्हें नहीं लगता ये काम पुलिस का है? उन्हें अपना काम करने दो यार, और हमें सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचनी चाहिए। निधि ने हल्के गुस्से में कहा, ठीक है, तू अपनी जान बचा, मैं चली अंदर, तू यहीं मर साले। ये बोलकर निधि दीवार के साथ ही चिपके हुए दरवाजे के करीब बढ़ने लगी। विक्रम को भी पता नहीं क्या हुआ, वो भी अब निधि की तरह ही दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तब तक भाटी साहब की नजर निधि के उस दुस्साहस पर पड़ चुकी थी। भाटी साहब ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी जगह पर रहो, उन सभी के पास हथियार हैं। तभी एक गोली फिर से चली। इस बार गोली दिशाहीन थी, जिसने किसी का भी कोई नुकसान नहीं किया था, लेकिन भाटी साहब के इस प्रकार से चिल्लाने से उन बदमाशों का ध्यान जरूर भटका था। इसी बात का फायदा उठाकर निधि अंदर की ओर दौड़ती चली गई। विक्रम भी निधि के पीछे जी जान से भागा था। तभी सामने वाले दरवाजे से निधि को वही गार्ड भाग कर निकलता हुआ नजर आया। तभी निधि की पिस्टल गरजी और गोली सीधा उस गार्ड के पांव में धंसती चली गई। उस सामने वाले कमरे में और भी लोग हो सकते हैं, विक्रम ने कहा। चिंता मत करो, सभी को गोली मार देंगे। अरे शाबाश मेरे कागज के शेर, थोड़ी देर पहले तेरे खून की रवानी कहाँ पानी भरने चली गई थी, और अब तुम्हें मौत के मुंह में अकेली थोड़ी जाने देता। अभी विक्रम की बात खत्म ही हुई थी कि वहां से एक साथ दो गोलियों की आवाज गूंजी। निधि ने देखा कि एक गोली उसके सिर के ऊपर से निकली थी और दूसरी गोली उसके पीछे से किसी ने चलाई थी, जिसने उस बदमाश के सीने को ही भेद दिया था। भाटी साहब ने गुस्से से कहा, बेवकूफ लड़की, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो अभी तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो चुका होता। निधि ने खेद भरे स्वर में कहा, सॉरी सब, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इसका दूसरा साथी भी बाहर आ जाएगा। तुम दोनों मेरे पीछे रहो, नागरिकों की सुरक्षा करना हमारा काम है, निधि ने शांत स्वर में कहा। लेकिन सब, मुसीबत की घड़ी में मदद करना नागरिक का भी प्रथम कर्तव्य है। भाटी साहब ने अब मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे बातों में तो कोई जीत सकता नहीं है। देखो, अगर गार्ड की बात पर भरोसा करे तो अब इस मकान में सिर्फ दो लोग बचने चाहिए। वो गार्ड मेरी गोली से घायल होकर सामने ही पड़ा है, उसी से पूछ लेते हैं कि बाकी लोग कहाँ छुपे हैं। भाटी साहब ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता और चौकन्ने होकर आगे बढ़ो। अगर अंधों की तरह भागकर उस गार्ड तक जाओगी तो पता नहीं किस दिशा से आएगी गोली और तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगी। ठीक है, अब इस मामले में हम आपके निर्देशों का ही पालन करेंगे। तभी भाटी साहब ने अपने हवलदार नफे सिंह को फोन मिला दिया। नफे सिंह, तुम बाकी लोगों को लेकर मुख्य दरवाजे पर आ जाओ। अब सिर्फ मेरे हिसाब से दो ही बदमाश बचे हैं, वो भी अपने चार साथियों का हश्र देखकर शायद साइलेंट हो गए। हमें अब उन पर दबाव बनाकर उन्हें सही सलामत दबोचना है। जी जनाब, वैसे थाने से और भी सिपाही पहुंच रहे हैं सर। मैंने कंट्रोल रूम में यहाँ हुई मुठभेड़ की जानकारी दे दी थी जनाब। ये तो तुमने अच्छा किया नफे, लेकिन फोर्स के आने से पहले ही हमें कोशिश कर लेनी चाहिए कि ये बाकी बचे हुए बदमाश भी अपने हथियार डाल दें। तुम जल्दी आओ। ये बोलकर भाटी साहब ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन अपनी जेब के हवाले कर दिया। अब भाटी साहब चिल्लाते हुए बोले, देखो, तुम्हारे चार साथी इस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। तुम भी पुलिस की गोलियों से बच नहीं सकते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम अगले 15 मिनट में हमारी गोलियों का शिकार हो जाओगे। इसलिए अगर अपनी जान बचानी है तो पहले अपने हथियार दरवाजे के नीचे से बाहर फेंको, उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर रखकर बाहर आ जाओ। हम वादा करते हैं तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। भाटी साहब की बात सुनने के बाद वहां कुछ पलों तक सन्नाटा पसरा रहा।
अंदर कमरे से आती हुई खुसर खुसर की आवाजों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि बाकी लोगों ने उस कमरे में ही खुद को बंद किया हुआ है। कुछ देर बाद एक साथ 2 पिस्टल दरवाजे के नीचे से बाहर की तरफ फिसलती हुई नजर आई। उसके बाद धीरे से दरवाजा खुला। एक जोड़ी आंखों ने भय भरी नजरों से बाहर की तरफ झांका। तब तक सभी पुलिस वालों ने अपनी पिस्टल का रुख उस दरवाजे की तरफ कर दिया था। तभी दरवाजा पूरा खुला और 2 लोग अपने सिर पर हाथ रखकर कमरे से बाहर आते हुए नजर आए। उन दोनों को भाटी साहब की आज्ञा का पालन करते हुए देखकर सभी के चेहरों पर राहत के भाव नजर आए। इस